हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न ऐसी करंट अफेयर्स जो कि हमारे जून मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस चल रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आज 2-3 टॉपिक है, इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे, देन इंडिया की इंगेजमेंट देखेंगे तालिबान के साथ, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड देन यहाँ पे जितने भी न्यूज़ रहे हैं शॉर्ट्स में, उसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि काफ़ी पुरानी ट्रीटी है बट अभी तक ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि ये न्यूज़ में है क्यों। क्योंकि अभी आप देखो कि जो यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन है, इसकी 118th मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के द्वारा एश्योर्ड किया गया था इंडिया को कि सारे नेसेसरी जो भी एक्शंस है ना वो लिया जाएगा, और सतलज रिवर में जो यहाँ पे फाजिका ड्रेन किया जाएगा उसका फ्री फ्लो होगा, ये इंश्योर कराई गई थी पाकिस्तान के द्वारा। इंडियन साइड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑन गोइंग जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें कि पकल डुल भी है, कीरू भी है, लोअर नई भी है, ये फुल्ली कॉम्प्लीमेंट है जो भी ट्रीटी ऑफ ये इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविज़न है उसी के साथ। तो चलिए ठीक है, लेकिन बेसिक बातें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। ये आज की नहीं है, 1960 में ये साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये जो साइन कराने वाले यहाँ पे हैं वो है वर्ल्ड बैंक। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये ट्रीटी से आप देखो कि जो इंडस रिवर की यहाँ पे टेरिटरीज़ है उसके यहाँ पे पार्टीशन हुई थी कि कितनी टेरिटरीज़ जो है वो यहाँ पे पानी कहाँ कहाँ जाएगा। तो प्रोविज़न रखा गया, यानी कि जो रिवर वाटर है इसकी शेयरिंग की गई। तो सारे वाटर जो ईस्टर्न रिवर है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, पहले रिवर आप समझने की कोशिश करो। ये हमारा देश है इंडिया, और यहाँ पे पाकिस्तान है बाहर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे नीचे सतलज है, देन यहाँ पे बीज है, देन रावी है, देन चेनाब है, झेलम है, ठीक है, उसके ऊपर से इंडस है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इट मीन्स कि जो सतलज है, बीज है और रावी है, यहाँ पे 33 मिलियन एकड़ फीट तक एनुअली है। तो ये इंडिया को एलोकेट किया गया, और ये जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए रखा गया है, ठीक है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इंडिया चाहे तो इस तरीके के रिवर जो भी फ्लो हो रहे हैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे वेस्टर्न रिवर अगर हम लोग देखें, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस है, झेलम है एंड देन चेनाब है। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ये कहाँ आ गया, ये मोस्टली पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों जो यहाँ पे आपका जो 6 यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ है उसको डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इंडिया में आप देखो कि इंडिया को पूरी तरीके से इस ट्रीटी के तहत राइट है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकते हैं इन 3 जो यहाँ पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है उसके तहत, ठीक है, वेस्टर्न रिवर से। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी रखा गया है कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। साथ ही इस ट्रीटी के तहत आप देखो पाकिस्तान के पास भी अधिकार है कि वो अपने इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वेस्टर्न रिवर में, ये 3 रिवर में, इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, एक तरीके का आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट का एक टाइप है जहाँ पे या तो कम या तो ना ही वाटर स्टोरेज प्रोवाइड होता है। इट मीन्स कि रन ऑफ द रिवर है, जिस तरीके से रिवर चलते जा रही है, रिवर में पानी है, उस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे कोई भी स्टोरेज की बात नहीं की जाती है। अगर स्टोरेज रखना भी है वाटर का तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अदर प्रोविज़न क्या है, अदर प्रोविज़न है कि यहाँ पे आप देखो फंडिंग वगैरह जो भी डैम है इस रिवर के ऊपर, तो उस डैम का फंडिंग और बिल्डिंग की बात की जाती है, जैसे कि कैनल है, बैरेज है और ट्यूबवेल्स है। साथ ही यहाँ पे टारबेला डैम की बात की जा रही है जो कि इंडस रिवर में है, और मांगला डैम की बात की जा रही है जो कि झेलम रिवर पे है। तो ये डैम भी आपसे जो है इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग के टर्म्स में ये पूछ लिया जाता है कि किस रिवर में कौन सी डैम है। तो इसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हो, टरबेला डैम जो कि इंडस रिवर में और मांगला डैम जो कि झेलस रिवर में। अगर हम लोग यहाँ पे झेलम रिवर में ये जो ट्रीटी है, इसमें आप देखो कहा जा रहा है कि एक परमानेंट इंडस कमीशंस का जो है वो क्रिएशन होना चाहिए, और यहाँ पे कमिश्नर जो है हर एक कंट्री से हुई, इट मीन्स कि पाकिस्तान और इंडिया से, जिससे कि जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो हमेशा मेंटेन रहे, और कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज हो रही है इस ट्रीटी के तहत तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स का भी मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। फाइन, इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इश्यूज़ क्या है इस ट्रीटी के साथ, तो सबसे पहला आप देखो कि इंडियन की जितनी भी प्रोजेक्ट होती है ना इस तरीके के ट्रिब्यूटरीज़ में, तो पाकिस्तान उसको अपोज़ कर देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे अपोज़ कर देता है। जैसे कि आप देखो कि चाहे वो प्रोजेक्ट हमारे झेलम में हो, चाहे वो चेनाब में हो,
तो यहाँ पे उनको परेशानी हो जाती है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है झेलम में, राटले यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब में है। तो ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा अपोज किया जाता है। सेकेंड है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की करें तो ये भी आपका ट्रीटी जो है, जैसे कि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो भी ट्रीटी है वो अफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो इससे जो वाटर फ्लो है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर आप देखो कि यहाँ पे मेल्ट होते जा रहे हैं, तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि रिवर में जो वाटर की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और फ्लोइंग जो है वो फास्ट हो गया है। बट इससे जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो डिप्लीट हो रहा है लॉन्ग रन में, तो इसलिए ये भी एक क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड भी लाया गया है थर्ड पार्टी गारंटर के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक जो कि यहाँ पे समझौता कराने वाले हैं, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे गारंटी कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी का, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी इश्यूज़ यहाँ पे निकल कर आएगा, इलीगल तरीके से जो इंटरवेंशन किया जा रहा है रिवर फ्लो में, उसको यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। साथ ही अभी तक कोई डेटा शेयरिंग भी नहीं है, यानी कि इस ट्रीटी के तहत यहाँ पे कोई भी रेगुलर डेटा शेयरिंग नहीं यहाँ पे किया गया है। तो ये बातें वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि ये जो ट्रीटी है इसमें आप देखो कुछ पर्पस तो एट द टाइम ये जब साइन किया गया था तब इसको फॉलो किया गया था, बट यहाँ पे जो आज के डेट में प्रॉब्लम है, बायलैटरल जो चैलेंजेस निकल कर आया उसको भी हम लोग को यहाँ पे टैकल करना होगा। ग्लोबली यहाँ पे इंडिया की जो पोजीशन है उसको एडवोकेट करने की ज़रूरत है। ओवर द ईयर अगर हम लोग देखें तो इंडिया में आप देखो कि अपर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि हम लोग जो है ओनली यहाँ पे आप देखो 93% जो हमारी वाटर स्टोर कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। फर्दर ओनली 25% जो टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम लोग यहाँ पे 3 जो वेस्टर्न रिवर है कश्मीर में उससे हार्नेस करते हैं। सीकिंग कॉपरेशन, हमें कॉपरेशन की भी ज़रूरत है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट और जो यहाँ पे बहुत सारे काम हैं वो स्मूथली हो सकेंगे। साथ ही चेंजिंग अप्रोच भी है, दोनों कंट्री को यहाँ पे बेनिफिट हो सके इस तरीके का अप्रोच लेकर चलना चाहिए। तो एक सिंगुलर यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच जो है इसके साथ हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही रैशनलिटी टू, अब यहाँ पे क्या है, रिलेशनलिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे रैशनल नहीं हो, एक रिलेशनलिटी होनी चाहिए कि इस इंडस वाटर में अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी कहा जा रहा है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल है जिनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि हम लोग को इस ट्रीटी को पाकिस्तान के साथ रीनेगोशिएट करना चाहिए, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको हम लोग टैकल कर सके। देखिए क्लाइमेट चेंज जो आज के डेट में हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहा है, हम लोग जैसे इंसान के कारण ही हो रहा है, बट इसकी जो इम्पैक्ट है और इसके कारण जो काम यहाँ पे रुकते जा रहा है उसके लिए हम लोग को दोनों कंट्री को आपस में आकर एक साथ इसको सुलझाने की ज़रूरत है। साथ ही इनकॉर्पोरेट कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉज, जैसे कि हेलसिंकी यहाँ पे रूल्स कहा जा रहा है, तो ये काफ़ी क्रूशियल है कि हम लोग राइट्स और जो ड्यूटी है, यानी कि जो भी स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें कि आपका ये रिवर्स जो है फ्लो हो रहा है, तो ऐसे स्टेट में जो भी राइट्स और ड्यूटी है उसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस लेकर चलने की ज़रूरत है। हेलसिंकी रूल्स की बात करें, ये इसमें कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिवर है उसमें जो भी पानी है उसको यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस लाया जाता है, जिससे कि जो भी कंट्रीज़ में वो इंटरनेशनल रिवर की पानी अगर फ्लो हो रही है तो उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। कंक्लूजन में कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ है नॉन वायलेंट को एग्जिस्टेंस का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में इसको दिखाया जाता है। अब अगर हम लोग देखिए इंडिया का करेंट मैकेनिज्म है, जो कि हम लोग रिवर वाटर शेयरिंग जो अदर कंट्रीज़ के साथ उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडस है, इंडस में सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, इस तरीके से ये बीज है। बीज एक ऐसा ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडिया में ही ओरिजिन होता है और इंडिया में ही ये फ्लो हो जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद गंगा रिवर की फ़्लो आप देख सकते हो, ये भी वन ऑफ द इंटरनेशनल रिवर है कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ट्रिब्यूटरीज है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद तीसरी देखें तो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे आपका जो है वो इंटरनेशनल ही रिवर है, हमारे देश में ये आपका जो है इंटर होता है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से, लेकिन ये हमारे देश का रिवर नहीं है। तो यहाँ पे 3 मेजर रिवर हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आपको ये बताना है कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ओरिजिन कहाँ से होते हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट आपको बतानी है।
अब यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे दूसरे देश के साथ कौन कौन सी यहाँ पे वाटर को लेकर ट्रीटी है। नेपाल के साथ हमारा कोसी ट्रीटी है और महाकाली ट्रीटी है, जिसमें कि महाकाली रिवर के वाटर को शेयरिंग करने की बात की जाती है। इंडिया चाइना में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर है, साथ ही सतलज रिवर को लेकर है। बांग्लादेश के साथ देखें तो गंगा ट्रीटी यहाँ पे है कि किस तरीके से फरक्का बैरेज में वाटर को यूज़ कर सके। साथ ही भूटान के साथ देखें तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल और फ्लड फॉरकास्टिंग नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो ये सारे भी याद रखना है कि नेबर कंट्री में किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। अब ये समझते हैं कि वाई एब्रोगेशंस ऑफ द ट्रीटी इज़ नॉट वायबल ऑप्शन। इट मीन्स कि आप देखो कि ऐसा है कि ये ट्रीटी जो है हमारे इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में है। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इसमें यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज है ही नहीं। इट मीन्स कि अगर दोनों देशों में से किसी को अगर बाहर निकलना है इस ट्रीटी से तो वैसा कोई क्लॉज है नहीं, इसलिए दोनों देश जो है आपस में लड़ते ही रहते हैं और कोई काम नहीं बनता है। इफेक्ट अगर हम लोग देखें इंडिया की अदर लोअर राइपेरियन स्टेट का, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूसरे जो हमारे स्टेट है जैसे कि आप देखो कि बांग्लादेश है, इसमें 91% तक वाटर जो है हम लोग रिसीव करते हैं। यानी कि इंडिया से 91% तक का वाटर रिसीव करता है। लेकिन फिर भी आप देखो हम लोग कभी बांग्लादेश के साथ लड़ाई किए पानी को लेके, लेकिन नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या है, पानी तो छोड़िए हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग लड़ाई करते रहते हैं। चाइना की कॉपरेशन अगर देखें तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा के ऊपर, तो जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान नेक्सस जो है वो ग्रो हो रहा है, इससे आप देखो कि अल्टीमेटली रिजल्ट निकल कर आ रहा है चाइना में, जो कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा के साथ विथहोल्ड कर रहा है। तो इस तरीके का जो डेटा है ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर जो तिब्बत से आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचाए और फिर उसके बाद एक कुछ मेजर्स ले जिससे कि जो मेजर डिजास्टर या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज होती है वाटर से स्टेट में, उसको हम लोग टैकल कर सके। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें कि हमने देखा कि अभी 118 मीटिंग हुई है इंडस वाटर ट्रीटी की। यहाँ पे बेसिक देखे, मैप भी देखे हम लोग, अदर प्रोविजन क्या है उसे भी समझने की कोशिश किए, आज की डेट में क्या क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं और वे फॉरवर्ड, देन यहाँ पे कंक्लूजन भी हम लोग बेटर तरीके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि है इंडिया का एंगेजमेंट विद तालिबान। अभी क्या हुआ है कि इंडिया के द्वारा अपनी एम्बेसी जो काबुल में है उसको रीओपन कर दिया गया है। यानी कि जब से तालिबान जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा किया है तो लगभग 10 महीने के बाद ऐसा किया गया कि हमारा जो एम्बेसी है उसको हम लोग फिर से रीओपन कर दिए हैं। तो इसके लिए आप देखो कि हमारे तरफ से इंडियन जो डेलीगेशन है ऑफिशियल उनको भेजा गया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, क्योंकि आप देखो कि अफ़गानिस्तान में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए और डेवलपमेंट में कोऑपरेट करने के लिए, और पहली बार इस तरीके का इंगेजमेंट है कि इंडियन एम्बेसी को यहाँ पे एवैक्यूएट किया गया था आफ्टर डिवास्टेटिंग ये अर्थक्वेक। जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान पूरा स्टक हो गया था, तो उस समय जो है इंडियन एम्बेसी को ही एवैक्यूएट किया गया था। तो चलिए ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे आप देखो इंडिया के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को जो है रिकॉग्नाइज़ करने से ही मना कर दिए। हम लोग को ये लगता है कि नहीं, अफ़गानिस्तान में प्रॉपर जो है एक इलेक्शन होकर वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल्स होना चाहिए, बट अब तालिबान का दबदबा है तो पहले हम लोग इनको नहीं मानते थे, बट अब यहाँ पे हम लोग देखने लगे हैं। प्रेजेंट इंगेजमेंट यही है कि जिस तरीके से हमारा अप्रोच है तालिबान को लेकर वो चेंज हो रहा है, और जो बैकग्राउंड है यानी कि चलिए देख लेते हैं अफ़गान तालिबान इशू कहाँ से अराइज़ हुआ है। तो देखिए तालिबान जो इमर्ज हुआ है वो आज से नहीं 1990 से हुआ है। सदर्न अफ़गान सिटी जो यहाँ पे खंडहर है वहाँ से ये आपका जो है स्टार्ट हुआ है, और जो सिविल वॉर है वो फाइट करते हुए जो है ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में रूल किया है 1996 से 2001 के बीच में, और यहाँ पे सरिया लॉ का जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इम्पोज किया गया सरिया लॉ, जिसमें कि आपको पता है कि पब्लिक लाइफ से विमेन को पूरा बैन कर दिया गया। यानी कि महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है, जॉब नहीं कर सकती है, हर एक तरीके से वहाँ पे जो है सरिया लॉ का इम्प्लीमेंट करते हुए महिलाओं को बैन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखो कि जो सितंबर 11 है जिसमें कि टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस के ऊपर 2001 में, तो यूएस जो है यहाँ पे नाटो अलायंस के साथ मिलकर एक मिलिट्री कैंपेन लेकर आए अल अकायदा के अगेंस्ट में और तालिबान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर इसके साथ क्या हुआ कि 14,000 ट्रूप्स जो है अफ़गानिस्तान में भेजा गया यूएस के द्वारा, और फिर आप देखो 20 ईयर्स के लिए। फिर आप देखो इंटरवीनिंग टाइम में एक इलेक्टेड जो अफ़गान गवर्नमेंट थे उनको तालिबान ने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यूएस और तालिबान के द्वारा एक लैंडमार्क डील जो है वो हुआ था 2020 में यहाँ पे दोहा में, और उसके द्वारा आप देखो ये हुआ कि यूएस अपने जो 20,000 ट्रूप्स को भेजे थे वो वापस कर लिए, 14,000 ट्रूप्स को जो भेजे थे वो वापस कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि यूएस जो है पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिए अफ़गानिस्तान से 2021 में, और तब से आप देखो तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा है अफ़गानिस्तान में।
तो क्यों हम लोग जो है यहाँ पे अब तालिबान, क्योंकि हम लोग तो पहले तालिबान को कुछ समझते नहीं थे, मानते नहीं थे, लेकिन अब क्यों हम लोग तालिबान के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं ये समझिए। क्योंकि इंटरनेशनल इंगेजमेंट बढ़ रहा है। हम लोग पहले कंट्री नहीं है जो कि तालिबान के साथ इस तरीके से इंगेजमेंट कर रहे हैं। आप लोग देखो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जो कि तालिबान के साथ इंगेजमेंट कर रही है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे पीओके वाले रीजन से अगर टच करता है तो हमारा नेबर कंट्री भी है, तो हमें यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ये हम लोग को समझ में आना चाहिए कि अगर तालिबान आज की डेट में वहाँ पे कब्जा कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो है अगर वहाँ पे हम लोग साथ नहीं देंगे तो वहाँ के लोगों को परेशानी ज़्यादा होगा। तो इस रीज़न से साथ ही पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। 1990 से अगर हम लोग देखें यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंस के अलावा पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे तालिबान को फिनेंशियली काफ़ी हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहा है। तो पाकिस्तान एक काफ़ी अच्छा रोल है आज की डेट में वहाँ पे, यानी कि अगर तालिबान टिका है तो उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है और पाकिस्तान का काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है और कंट्रोल भी है। ठीक है, तो पाकिस्तानी तालिबान भी टेररिस्ट है जो कि काफ़ी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होता है और डिसएग्रीमेंट्स भी आपको काबुल और जो पाकिस्तान उसके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, दुरान लाइन को लेकर। तो इसलिए भी हम लोग है कि देखिए दोस्त हमारा पाकिस्तान भी नेबर कंट्री है, अफ़गानिस्तान भी है, और हमारे नेबर कंट्री ही आपस में अगर दोस्त है तो और हम लोग दुश्मन है तो हमें ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए दोनों दुश्मन देशों को हम लोग को मिला के चलने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश के भी लोग सिक्योर रहे और दूसरे देश के भी लोग सिक्योर रहे। नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे एक बात आती है कि अफ़गानिस्तान को अगर हम लोग पास्ट में देखें तो काफ़ी अफ़गानिस्तान ने एक स्पेस प्रोवाइड किया है टेरर ग्रुप के लिए। अफ़गानिस्तान में आप देखो अलकायदा है, ISI का दबदबा था। तालिबान भी यहाँ पे लश्कर तैयबा के साथ, जैश मोहब्बत के साथ उसका टाई अप था। तो इसलिए हम लोग तालिबान के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो कंसर्न है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि टेरर अटैक को कम करें, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे इंगेजमेंट करके इस चीज़ को कम कर सकते हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल भी है, यानी कि तालिबान आप देखो कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन कर ही रहा है और भी सारे देश जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर ही रहे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं जिससे कि हमें भी उनको भी फ़ायदा हो। तो तालिबान जो है आप देखो कि इंडिया रीओपन इट्स मिशन इन काबुल, हम लोग अपनी मिशन को जो मिशन था काबुल में रीओपन कर दिए। हमारी जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी अफ़गानिस्तान तक वो भी हम लोग रिज्यूम कर लिए और अफ़गान मिलिट्री ट्रेनिंग को भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, डाउन साइड अगर हम लोग अपने इंडिया का इंगेजमेंट देखें तो हम लोग की जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, यानी कि हमारी पॉलिसी पहले क्या थी, अफ़गान लीड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल, ये हमारा था, लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। सिक्योरिटी कंसर्न अगर हम लोग देखें तो आज की भी डेट में हमें काफ़ी थ्रेट मिल रहा है। टेररिस्ट फंक्शंस जैसे कि हक्कानी ग्रुप वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये तालिबान का ही एक की मेंबर है। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन तालिबान मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट बताया गया और इसमें ये बताया गया कि जो टेरर ग्रुप है वो आज की भी डेट में कंटिन्यू है और सेफ़ हेवन वो समझते हैं कहाँ, तो अफ़गानिस्तान में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है यहाँ पे टेररिस्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं। नो चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान, तालिबान को इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है लेकिन तालिबान का जो सोच है वो वैसे ही है। आज की भी डेट में आप देखो कि रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है विमेन पे, इवन आज की डेट में और बढ़ चुका है। जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको भी स्कूल जाने से रोका जा रहा है। फ्री मूवमेंट नहीं है कि वो पब्लिक स्पेस में अच्छे से वो घूम सके, ना ही वो काम कर सके। तो प्रॉब्लम यही है कि माइनॉरिटीज़ में उनका अटैक है, विमेन के ऊपर अटैक है। तो जो सोच पहले 1990s में थी वही सोच आज भी तालिबान की है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे प्रो चाइना नेबर्स जो तालिबान है उसको डील करना, इंडिया का जो इंगेजमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तालिबान के साथ, इसमें आज की डेट में ज़रूरी है कि हम लोग ताजिकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफ़ाइन करें। और चाइना का आज का आप देखो कि ताजिकिस्तान का जो बिगेस्ट डेट होल्डर है और बिगेस्ट इन्वेस्टर भी है। ठीक है, दुशानबे जो है ये सपोर्टर है चाइनीज़ रिप्रेसिव पॉलिसीज़ का, जो कि सुन्नी मुस्लिम के अगेंस्ट में ये यूगर जो कम्युनिटी है इसके अगेंस्ट में आप देखो चाइना जो है इसको बहुत प्रताड़ित करता है, तो इसको भी सपोर्ट किया जाता है ताजिकिस्तान के द्वारा। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो टेम्पलेट है इंडिया का इंगेजमेंट जो आज की डेट में हम लोग तालिबान के साथ देख रहे हैं, ये इंडिया की हिस्टोरिक टाइज विद अफगानिस्तान है उसी का एक पार्ट है कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो अफगानिस्तान में आज की डेट में तालिबान है तो उसके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। तालिबान यहाँ स्टे कर रहा है और इंडिया के लिए आप देखो कि एक कोई ऑल्टरनेटिव भी है नहीं, बस इसके साथ हमें डील करना होगा, इसलिए हम लोग इसके साथ ही डील कर रहे हैं। अब हम लोग देखिए कि अफगानिस्तान में हमारी क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो कि असिस्टेंस है कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करें, अपग्रेड करें, रिबिल्ड करें और रीस्टोर करें बिल्डिंग और बहुत तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर भी। जैसे कि अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है काबुल में वो हमारे द्वारा बनाया गया है। अफगानिस्तान इंडिया जो फ्रेंडशिप डैम है वो हम लोग बना रहे हैं, सलमा डैम है इसका नाम। साथ ही जारांज टेलारम रोड है वो भी हम लोग बना रहे हैं। हाई इम्पैक्ट यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम है उसको भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं।
ट्रांसफ़र कर रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान में, बसेज़ है, बिस्किट्स है, मेडिसिन, मिलिट्री व्हीकल्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी है, इट मीन्स कि हम लोग अफ़गान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अफ़गान सोल्जर को, पुलिसमैन को और पब्लिक सर्वेंट्स को। तो ये सारा काम है जो कि हमारे द्वारा किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया की इंगेजमेंट जो कि तालिबान के साथ है। देन आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यूएई के साथ हमारा रिलेशन, क्यों हम लोग इसको देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पीएम जो है अभी विज़िट किए हैं यूएई, तो दोनों कंट्री के द्वारा जो जॉइंट विज़न स्टेटमेंट है ये निकल कर आया। जॉइंट विज़न स्टेटमेंट अगर देखें तो इससे हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथन होगा और इससे एक रोड मैप भी निकल कर आ पाएगा, जिससे कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, स्पेशल फोकस करेंगे यहाँ पे डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। अगर इंडिया और यूएई की रिलेशन की बात करें तो अगर ट्रेड व्यापार के बारे में बात करें तो हमारा यहाँ पे बहुत पुराना व्यापारिक संबंध है, जैसे कि इंडिया यूएई कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी वर्चुअल समिट के दौरान यहाँ पे हम लोग साइन किए हैं। CEPA में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड है सामान में वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा $100 बिलियन तक का, और साथ ही इससे क्या होगा कि हम लोग जो है अपने सामान को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीका में हमारे सामान भी पहुँच पाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी के मैटर में देखें तो मैरी टाइम कॉपरेशन है, जिससे कि पीस और सिक्योरिटी रहेगा यहाँ पे, और जैसे कि डेजर्ट ईगल वगैरह हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें तो यूएई में आपको पता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है। हमारे लोग यूएई में 3.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ जाके रह रहे हैं। स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो के द्वारा यूएई की जो फर्स्ट नैनो सैटेलाइट है नाइफ 1, इसको लॉन्च किया गया है। फाइन। वेस्ट सती प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इंडिया जो है आप देखो टेकिंग ओवर वेस्ट सती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि नेपाल में है, और ये 4 साल के लिए हम लोग ले चुके हैं। चाइना यहाँ से विड्रॉ कर लिया तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझा और इसको हम लोग ले लिए। तो सेती रिवर कहाँ है? इंडिया का नेपाल का फार वेस्ट रीजन में है। नेपाल आपको पता है कि पावर सोर्स में बहुत रिच है, और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 83,000 मेगावाट तक यहाँ पे पावर जनरेट होगा। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फिजिबल मार्केट है, इंडिया एक बहुत ही अच्छा मार्केट है नेपाल के लिए, बट अनसर्टेनिटीज़ है कि इंडिया की इनएबिलिटी कि हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर करें। तो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट यही है। वेस्ट सती आप देख सकते हो वेस्टर्न भाग में है, ये वेस्ट सती डैम है, और रिवर है इस तरीके का वेस्ट रिवर, ये कर्नाली रिवर है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, एक्चुअली ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर है, और यहाँ पे रशिया, इंडिया, ईरान है जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉपरेशन यहाँ पे लेकर चलेंगे। यहाँ पे इंडियन ओशन को पर्शियन गल्फ से कैस्पियन सी से कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ यूरोपियन को वाया जो रशिया है इससे कनेक्ट किया जाएगा। आज के डेट में यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आप देखो 13 मेंबर हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है गुड्स का, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% तक हमारा कट हो पाएगा, और साथ ही आप देखो हमारे देश को काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एशिया और इसके बियॉन्ड जो है वो सारे देशों को एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा। हमारी जो डिपेंडेंसी है ट्रेडिंग पार्टनर्स में एनर्जी कनेक्टिविटी को लेकर, वो यहाँ पे कम हो पाएगा। और साथ ही इंडिया का आंसर है ये किसको? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये आप देख सकते हो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये रशिया से चल रहा है। रशिया है, अज़रबैजान है, एंड देन यहाँ पे ईरान है, और फिर उसके बाद आप देखो इंडिया से ये कनेक्ट किया जा रहा है। इज़राइल और यूएई का ट्रेड डील हुआ है, तो फर्स्ट बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन किया गया है इज़राइल और यूएई के बीच में, तो ये एक अच्छा है ट्रेड डील है। 96% ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में होगा। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल देखें तो रिसेंटली क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इनकी इंटेंशन है कि एक कानून बनाए जिससे कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हो इस प्रोटोकॉल का, और ये मोस्ट कंटेंटियस एलिमेंट होगा ब्रेक्सिट एग्रीमेंट का। ये प्रोटोकॉल एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है जो कि यूके का पार्ट है, और जो आयरलैंड है, इनके लैंड बॉर्डर में जो है एक इनविजिबल कंटिन्यू रहेगा और रिस्पेक्ट किया जाएगा पीस डील का। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो गाइस ये हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की लेसन। ये छोटी छोटी भागों में इस बार मिला है, बट कोई नहीं, मैं कंपाइल करके एक बार और लेसन यहाँ पे आपको दे दूँगी, जिससे कि एक ही बार में आप रिवाइज़ कर लेना। बट वही बात है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है हाफ एन आवर की ही लेसन ले पा रही हूँ। बट कोई नहीं, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कि स्किप नहीं होना चाहिए डेली बेसिस
कि आपकी लेसन आते रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहती हूँ। साथ ही यहाँ पे अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।